एक और विफ टॉक वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, और एक और रीज़न इंस्पायर होने के लिए विफ टॉक सीरीज़ चालू किया था टू टॉक टू वेरियस पीपल जो मुझे इंस्पायर करते हैं मेरे जर्नी में, हर तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वर्चुअली गिविंग देयर बेस्ट टू मी। तो काफ़ी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और बहुत मज़ा आ रहा है। सो टुडे आई एम इन दिल्ली एंड आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो विद अ वेरी गुड गाय, जेन्युइनली जो फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर में इतने साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आज हम लोग बहुत अलग अलग तरीके की बातें करेंगे। वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट हिज हिस्ट्री, अभी वो क्या कर रहे हैं और फ्यूचर उनको क्या लग रहा है, बहुत कुछ होने वाला है। तो सो टुडे वीडियो इज़ वेरी स्पेशल। तो मैं आया हूँ एसेट योगी मुकुल के यहाँ पे, एंड वी आर गोइंग टू हैव ग्रेट कॉन्वर्जेशन विद हिम। हेलो मुकुल भाई, कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। अभी हमने एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है और अब आप जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा एकदम, क्योंकि आपसे ना बहुत इंस्पायर होता हूँ, वेरी ऑनेस्टली। अच्छा, रियली? जब मैंने यूट्यूब की जर्नी चालू की थी, अच्छा। तो मैं तो एक प्रोडक्ट बैकग्राउंड से हूँ ना, मार्केट का। जी जी। मैंने यूट्यूब में फेस टू फेस से चालू किया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी रहना चाहिए डिजिटल वर्ल्ड में। तो मैं ढूंढ रहा था कि किन से इंस्पिरेशन ले सकता हूँ। तो यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु हैव डन सो गुड इन गिविंग द राइट एजुकेशन टू पीपल। तो इसलिए मुझे लगा कि धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा भी अप्रिसिएशन मिलता है किसी फेलो यूट्यूबर से तो अच्छा तो लगता है डेफिनेटली। शायद हम कुछ ठीक कर रहे हैं बट पता नहीं कितना ठीक कर रहे हैं। और मुझे आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है क्योंकि आप प्रोडक्ट बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक ठीक ठाक सा प्रोडक्ट बना पाएँ। तब ये अभी जो फाइनेंशियल मार्केट इकोसिस्टम है, जो इंक्लूजन आया है ना, उसके अंदर में अच्छे लोगों का रिटेल इन्वेस्टर के प्रति एक जो झुकाव है ना, वो होना ज़रूरी है। सो यू हैव रियली डन वेल। बट यू नो, आपके साथ जब बात करने का सोचा ना, तो लगा कि इनसे क्या बात की जाए जी। क्योंकि एसेट्स के बारे में आपको बहुत ज्ञान है, इन्वेस्टिंग तो आप कर ही रहे हैं और वही आप सबको बताते हैं। बट एट द सेम टाइम आई नो योर बैकग्राउंड, बिकॉज हमारा एक कॉमन फ्रेंड भी है, पता लगा था हमको। जी बिल्कुल। तो उसके थ्रू पता लगा कि आप बहुत ही अलग एक जॉब बैकग्राउंड से थे, फिर देन यू रियलाइज कि शायद ये आपको करना चाहिए, एंड देन यू मूव्ड आउट ऑफ दैट। तो योर जर्नी इज सो एक्साइटिंग, इट्स लाइक अ बॉय नेक्स्ट डोर। ओके। जो पहले बोलते थे ना पिताजी लोग कि शर्मा जी का बेटा, अच्छा, कि ये देख क्या कर गया और तूने क्या किया अभी तक। अच्छा। तो मुझे लगता है कि योर स्टोरी कैन बी एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग। पहले आपने अपनी स्टोरी किसी को बताई है इस तरह से? इन पार्ट्स, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डेफिनेटली। तो आज आप मेरे को पूरा अपना स्टोरी बताने वाले हैं जी। एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस डिस्कशन इनटू 3 क्लस्टर्स। वन इज अबाउट यू एंड लेट्स अदर पीपल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। दूसरा हम लोग ये जो आजकल कंटेंट क्रिएशन का नया ऑक्यूपेशन चालू हो गया ना, जी, एंड आई एम सीइंग लॉट ऑफ यंगस्टर्स गेटिंग इनटू दिस, एंड इनफैक्ट माय किड्स 9-year-old boys, they want to become content creators. वाओ। मे भी मेरे को देख देख के उनको फील आने लग गया कि ये तो पापा बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हम भी करते हैं ये। अच्छा। तो आई वांटेड टू गेट योर पर्सपेक्टिव कि ये कंटेंट क्रिएशन का दुनिया कहाँ जा रहा है, ओके। सम थिंग्स फ्रॉम यू, ओके। एंड ऑल्सो क्योंकि आप पैसा है आपके पास, आपने पैसा कमाया है, कमा रहे हैं, तो पैसा आप मैनेज कर रहे हैं जी। तो सबको तो आप ज्ञान देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, वैसे करो। मैं कहाँ करता हूँ? हाँ, अभी आप कहाँ करते हैं ये मेरे को खुलासा करिएगा आप, ठीक है? बेशक बेशक। तो फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट यू। तो अब पूरा बैकग्राउंड शुरू से चालू कीजिए। ओके। शुरू से तो देखिए, स्कूल टाइम में ऐसा कोई खास एम्बिशन तो नहीं था कि एग्जैक्टली यही करना है। इनफैक्ट बहुत ही कंफ्यूज्ड थे कि साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, ये भी ज्ञान नहीं था। तो सडनली बहुत लोगों ने कहा कि साइंस ले लेनी चाहिए। घर वालों ने प्रेशर बनाया कि भाई साइंस ले लो। हमें समझ में नहीं आया क्यों, कि भाई 10th क्लास कर ली है, खेलते कूदते हो गई, ठीक है। आई वॉज एन अबव एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। तो साइंस ले ली, फिर बायो भी ले ली, बट मेडिकल में उतना इंटरेस्ट नहीं आया। मैं बायो में बिल्कुल मार्जिनल पास हुआ था। अच्छा, ठीक है। सो 40% मार्क्स चाहिए होते थे स्कूल में सो एग्जैक्टली 40%। तो वो मैंने थोड़ा सा घर वालों को आके दिखाए रिजल्ट्स। मैंने कहा भाई ना इंटरेस्ट आ रहा है और ना ही मार्क्स आ रहे हैं। अच्छा, तो डजंट मेक सेंस। तो हमने कहा भाई ये एक ऑप्शन तो आउट कर देते हैं कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। फिर दूसरा, भाई हम 11th क्लास में पहुंच चुके थे। उस टाइम पे काफ़ी लोग ना कोचिंग वगैरह शुरू कर देते थे। स्कूल में जाके हमें पता चला कि भाई IIT की कुछ कोचिंग भी करते हैं लोग। तो मैं तो लेट हो चुका था ऑलरेडी। 11th क्लास के एंड तक समझ में आया कि हाँ भाई कुछ कोचिंग करनी चाहिए। तो फिर 12th क्लास में अपने आप ही थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू करी। फिर मैंने 1 साल का ईयर ड्रॉप भी लिया कि प्रॉपर IIT की कोचिंग ही करते हैं। हालांकि मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया था,
जामिया मिलिया एक कॉलेज है यहाँ पे दिल्ली में। सो उसमें हो गया था, लेकिन मुझे लगा कि यार एक सिंसियर अटेम्प्ट तो डाल लें। तो फिर हमने थोड़ी कोचिंग वगैरह करी और रीजनेबली हमने ठीक किया वहाँ पे, और वहाँ से एक ऑप्शन मिला मर्चेंट नेवी का। हालांकि सडनली वहाँ पे भी इंजीनियरिंग का एक ऑप्शन हम चेज कर रहे थे, बट सडनली वहाँ पे भी शिफ्ट कर दिया कि यार मर्चेंट नेवी, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि इंजीनियर ही बनना था। वो ये लगा कि यार बहुत लोग compete करते हैं किसी एग्जाम में, तो उसका थ्रिल था कि हम बहुत लोगों के साथ क्या कहीं आगे कहीं स्टैंड कर सकते हैं कि नहीं। सो दैट कंपटीशन वाज थ्रिल। तो वहाँ पे अच्छा कॉलेज में मतलब अच्छी लाइफ लगी। तो वहाँ पे 3-4 साल मैंने सेल भी किया कॉलेज के बाद, मर्चेंट नेवी में मैंने काम किया। फिर वहाँ पे भी मुझे लगा कि यार मुझे शायद कुछ और करना है। वहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंस में इंटरेस्ट आ रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने 2004-5 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। अच्छा जी। तो मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, और फिर लगा कि यार इसके बारे में कुछ पढ़ना भी चाहिए, कहीं पैसा डाल रहे हैं। पढ़ने का सोर्स क्या था? आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लो, फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ लो, समझ में कुछ आता नहीं था। आपको कुछ जार्गन्स भी तो समझ में आने चाहिए। तो ये था कि यार इसके बारे में सीखना चाहिए। तो MBA में वहाँ से इंटरेस्ट आया कि सडनली और क्या तरीका है मेरे पास। CFA, अब मैं सडनली CA तो बन नहीं सकता, CFA के बारे में पता नहीं था। सो व्हाट वाज द लॉजिकल थिंग टू डू एट दैट टाइम कि चलो MBA करा जाए, फाइनेंस सीखेंगे। तो वहाँ पे भी कि बहुत ज़्यादा समय ना लगे, तो 1 ईयर प्रोग्राम में एनरोल किया कि 1 साल में जल्दी से करो और बाहर आ जाओ और यू गेट इनटू द जॉब। और बिजनेस करेंगे या इन्वेस्टिंग करेंगे या वो इनफैक्ट कभी फुल टाइम करेंगे, ये तो कभी सोचा नहीं था। तो MBA में एडमिशन लिया, फिर आके कॉर्पोरेट में जॉब करी। मैंने पहले लार्सन एंड टूब्रो LNT में जॉब करी। वहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट में था मैं इनिशियली, और तो फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते थे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में भी बिजनेस डेवलपमेंट क्या है, अल्टीमेटली आप फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हो और बिड कर रहे हो उसके हिसाब से कि किसी प्रोजेक्ट में कितना IRR आ जाएगा, है ना, तो उसी हिसाब से आप बिडिंग करोगे। तो फाइनेंस में ऑब्वियसली इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ गया था, सीख भी काफ़ी रहे थे। फिर एक और जॉब स्विच कर ली, मैं दिल्ली वापस आ गया। अभी तक मैं चेन्नई में जॉब कर रहा था। फिर यहाँ पे आके लैंको में मैंने एक और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, वहाँ पे काम किया, सिमिलर काइंड ऑफ वर्क। देन आई गॉट इनटू कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो, कि अब पहले हम बिडिंग करते थे प्रोजेक्ट्स की, प्रोजेक्ट आ जाता था, फिर अब उसकी फाइनेंसिंग भी कैसे करानी है। तो फाइनेंसिंग में मतलब मैं मेनली डेट फाइनेंसिंग में था कि ऑब्वियसली इन लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यू हैव टू रेज लॉट ऑफ मनी। तो डेट फाइनेंसिंग में मैंने काफ़ी काम किया। वहाँ पे भी सेम आप मॉडल्स बना रहे हो, PIMs बना रहे हो, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम्स बनते हैं। सो वहाँ पे भी एक तरीके से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही हो रहा होता है ना। तो लेकिन इस पूरे दौरान मैं ना काफ़ी पर्सनल फाइनेंस के बारे में भी पढ़ता रहता था। मतलब शायद ही कोई ऐसा ब्लॉग होगा, आर्टिकल होगा जो मैंने ना पढ़ा हो। उस टाइम पे कम होते थे, है ना। मुझे आज भी याद है कि एक अपना पैसा करके एक वेबसाइट थी, हर्ष रुंगटा जी उस पर लिखते थे, वो ex-ICICI थे। उस पर मैंने सारे आर्टिकल्स पढ़े डाले, खुद से सारी चीज़ें मैनेज करता था, अपने ITR भी खुद ही भरता था, और पैसे लगाना शुरू किया, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया। 2009 में रिसेशन आ गया था, तो उसमें मैंने म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला। वो सडनली 1 साल में 2.5 गुना हो गया। वो बिल्कुल, क्योंकि बॉटम पे मैंने, ऐसा नहीं था कि मैंने बॉटम पहचान लिया था, उस टाइम पे मेरे पास कुछ पैसा था और मुझे लगा कि ये डाल देना चाहिए। तो वो काफ़ी एक्साइटिंग लगा कि यार कई बार आप जब मार्केट बहुत डाउन होती है उस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क ले लेते हो तो इट पेज यू ऑफ वेरी वेल, है ना। फिर 2010 में स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया डायरेक्टली, 2009 के एंड में काइंड ऑफ। लेकिन थोड़ी पढ़ाई नहीं की थी ढंग से। हालांकि इंटरेस्ट आया था, पीटर लिंच को मैंने पूरा पढ़ लिया था। फिर समझ नहीं आ रहा था कि यार इंडिया में वो सारी स्ट्रैटेजीज उतना क्यों नहीं वर्क कर रही। मैं शायद स्टॉक्स ही गलत उठा रहा था, है ना। न्यूज़ पढ़ के कोई स्टॉक उठा लिया, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। तो वहाँ से लगा कि यार शायद नॉलेज की भी ज़रूरत है ना। तो थोड़ा सा और पढ़ना शुरू किया और ज़्यादा किताबें पढ़ी। फिर थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा काटा। 2013 में मैंने जॉब छोड़ी। उस टाइम पे एक बिजनेस आइडिया सोचा कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट काफ़ी चलता है बाकी के कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। जैसे काफ़ी लोग होते हैं, भाई आप एक सिटी में रह रहे हो, दूसरे सिटी में आपकी प्रॉपर्टी है, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे। तो वो बड़ा चैलेंज होता है। तो वो हमने सोचा कि इस क्यों ना प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो उसमें मैंने गुड़गांव के अंदर यहाँ पे काम शुरू किया, लेकिन वहाँ पे भी चैलेंज ही आता था कि इसकी मार्केटिंग कैसे करें। हमने फिजिकल मार्केटिंग करना स्टार्ट किया। अब जितना पैसा हम मार्केटिंग में खर्चा करते थे उतना रिकवर भी नहीं होता था।
तो वेबसाइट एक बड़ी एवरेज सी वेबसाइट बनाई हुई थी, लेकिन उस पर फ्री में ट्रैक्शन आ जाता था। तो वो ट्रैक्शन की वजह से बड़ा डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट आया। ये कौन से साल में था? ये था 2014 का स्टार्टिंग। 2013 में जॉब छोड़ी थी, 5-6 महीने वहाँ पे स्ट्रगल किया। फिर 2014 में मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया विच इज़ assetyogi.com। ठीक है, सो assetyogi.com पे हमने पहले लिखना शुरू करा। तो वहाँ पे ट्रैक्शन भी ठीक ठाक आने लगा, 1 लाख पर मंथ का ट्रैफिक आ जाता था। सो एक सिंगल बंदे के लिए ये ठीक है, मतलब मुझे लगा कि ये एक कहीं तो कुछ ना कुछ चीज़ें ठीक कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी इतना नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर लोगे, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने SEO इतने साल से कर रहे हैं, गूगल में रैंकिंग अच्छी आती है उनकी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे रिच बिकम्स रिचर, है ना, तो उन्हीं को ज़्यादा ट्रैक्शन आता जाएगा। तो फिर वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि शायद वीडियोज़ अच्छा करेंगे आने वाले टाइम में। वो पढ़ने का शौक तो था ही कि यार अब फ्यूचर में क्या चीज़ें चलेंगी। तो मैंने पढ़ा था कि भाई मुकेश अंबानी इज़ इन्वेस्टिंग बिग और इन टेलीकॉम, और वो वीडियोस पे बेट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने जब वीडियो स्टार्ट नहीं करे थे तब मैंने पढ़ी थी कहीं ना कहीं। तो मुझे लगा था कि यार ये चीज़ शायद बड़ी हो सकती है। मैंने 1-2 वीडियोस 2014 में ही बना के ट्राई कर लिए थे। अच्छा। हाँ, वो यूट्यूब पे डाल भी दिए थे। ऐसे ही एक चैनल बनाया था एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए, कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल दी थी, कुछ ट्रैक्शन भी आ गया था, बट इतना ट्रैक्शन नहीं था कि वो सस्टेनेबल कुछ बन पाए उसमें से। फिर वीडियोस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं किया। लेकिन 2016 में सडनली जब जियो आ गया ना, और देखा हमने इतने सारे व्लॉगर्स आ गए, टेक यूट्यूबर्स आ गए, तो लगा कि नाउ दिस इज़ अ गुड टाइम। आई थिंक पीपल विल प्रोबेबली वॉच फाइनेंशियल कंटेंट ऑल्सो। सो वहाँ से फिर हमने अगस्त 2017 में स्टार्ट किया अपना फाइनेंस का चैनल, और लगा कि ये एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं कुछ बता सकता हूँ लोगों को, और आई विल बी वेरी कंफर्टेबल। सो उसके बाद तो आई थिंक सभी को पता है बाकी की जर्नी, तो कि 2017 से अब हम लोग कंटेंट बना रहे हैं। वी आर इन दी कंटेंट बिजनेस। सही है, सही है। इनफैक्ट वो डीमोनेटाइजेशन जो हुआ जी नवंबर 16 में, जी, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होगा नहीं? क्योंकि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग जो है उसके बाद में ही पुश होना चाहिए। बिल्कुल। एक तो पहली बात, बहुत लोगों को शायद डिजिटल मनी की आदत पड़ने लग गई, वर्चुअल मनी की आदत पड़ने लग गई, और साथ में डिजिटल स्पेस में एंटर बहुत लोग हुए उस वजह से। एक बार आप कहीं पे कोई भी ऐप्स डाउनलोड कर लेते हो, फोन में ऐप यूज करना आपका थोड़ा सा इजी हो जाता है ना, तो लोग फिर इसी वजह से कंटेंट कंज्यूम भी करेंगे। अब काफ़ी लोग सीखेंगे भी कि वो ऐप्स काम कैसे करती हैं, है ना, तो उस वजह से आई थिंक खाली फाइनेंशियल ही नहीं, सारा ही कंटेंट शायद उसके बाद इसी वजह से ही पिक करा है। करेक्ट। और अभी कोविड के अंदर में, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वेर एट होम, यस, और फाइनेंशियल मार्केट इज इजी एक्सेस हो गया था जी, तो उसके अराउंड में राइट नॉलेज सबको चाहिए था। तो उस वक्त आपका ओवरऑल ये AssetYogi प्लेटफॉर्म का ग्रोथ हुआ काफी? हाँ, उस टाइम डेफिनेटली, खाली मेरा ही नहीं, मेरे ख्याल से हर कंटेंट क्रिएटर का उस टाइम पे काफी ग्रोथ हुआ है। करेक्ट, करेक्ट जी। तो ये कंटेंट, जैसे आप ये वर्ड यूज करें ना, कंटेंट क्रिएटर, जी जी, तो मैं थोड़ा सा इसको ना और डीप डाइव करना चाहता हूँ कि फॉर मी यू आर नॉट जस्ट अ कंटेंट क्रिएटर, राइट, व्हाटएवर आई हैव नोन अबाउट यू, जी, कि यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट क्वाइट वेल, एंड देन व्हेनेवर यू कन्वर्ट दैट इनटू कंटेंट, वो बहुत नेचुरल लगता है। ओके। आप देखोगे आजकल जो कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं ना, समझ में आता है कि ये फलाना यहाँ से कॉपी करके उसने बना लिया जी, या फॉर द सेक ऑफ डेवलपिंग कंटेंट एक कंटेंट बना दिया। तो दैट बेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो आपके अंदर में है, क्योंकि आपने अपने पैसे से पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है। जी, राइट। तो आई टेक दैट एज अ फीडबैक फर्स्ट। एकदम लेना ही चाहिए आपको ये फीडबैक, क्योंकि मैं हर किसी का तो इंटरव्यू नहीं करता हूँ। जी, तो मुझे लग रहा है कि आपने सब्सटेंस दिया है लोगों को, इसीलिए मुझे लगा कि एटलीस्ट माई लर्नर्स शुड नो अबाउट यू एंड द वर्क विच यू आर डूइंग। तो मुझे बताइए, ये जो आपने एक्चुअल में अपने लाइफ में अपना खुद का फाइनेंशियल जो जर्नी किया जी, उसका कितना इम्पैक्ट रहा कंटेंट क्रिएशन में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब आप ये मान के चलिए कि जब भी मैं कोई भी कंटेंट बनाता हूँ, तो एक तो होता है कि हाँ मैं कंसेप्ट समझा दूँ लोगों को, विच इज़ लाइक फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड द थियरी बिहाइंड इट, बट उसके बाद वो प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे होता है वो सिर्फ आप एक्सपीरियंस से बता सकते हो कि हाँ या तो मैंने लॉस झेला है कभी या फिर मैंने प्रॉफिट देखा है कभी, वो तभी आ सकता है ना। तो इन्वेस्टमेंट में ये दो ही काम होते हैं, या तो आपको लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। तो वो चीज़ डालने की कोशिश करी है। इनफैक्ट अगर मैं कभी कोई एकेडमिक सब्जेक्ट भी बता रहा हूँ, मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए ना कि लोग कहते थे आप बैंकिंग के बारे में बता दो, इकोनॉमी के बारे में बता दो, कभी इन्फ्लेशन के बारे में बता दो, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स आपस में कैसे लिंक होते हैं, क्या जो टॉपिक बोला लोगों ने हमने सब बताया। बट उसमें भी ये रहता था कि यार क्या हम इसके अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डाल सकते हैं। तो वो आप शायद तभी कर पाते हो व्हेन यू हैव रिडन सम जर्नी,
व्हेन यू हैव बीन थ्रू सम जर्नी, लेट अस टॉक अबाउट दैट जर्नी। राइट। कि आपने जब जॉब छोड़ा था तो एक कैपिटल ऑलरेडी था आपके पास। लेट्स नॉट गेट इनटू द क्वांटम। Okay. ना उस समय का क्वांटम बात करते हैं ना अभी बात करते हैं। ओके। अब वो क्वांटम आपने जॉब छोड़ा, इट्स सच अ बिग डिसीजन टू लीव जॉब एंड गेट इनटू योर ओन जी बिजनेस। जी जी। तो पहला काम आपने क्या किया जॉब छोड़ के उस पैसे के साथ? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको बताता हूँ, कैपिटल बहुत बड़ा नहीं था। जो कैपिटल था मेरा, काफ़ी कैपिटल तो एक तो स्टकअप था। मैंने कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया था जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं हुए थे जॉब के दौरान ही? जॉब के दौरान। बट वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल थे? रेजिडेंशियल। ओके। जो यहाँ पर नोएडा वगैरह में जो हाँ स्कैम्स चलते हैं हाँ, बहुत सारे। ओह अच्छा अच्छा। नॉट नोएडा, मैंने गुड़गांव में किया था। गुड़गांव में? हाँ, तो वो अभी भी लीगल केसेस चल रहे हैं, दैट्स अ सेपरेट मैटर। तो पैसा स्टकअप हो गया था। लिक्विडिटी के लिए मेरे पास क्या पैसा था, मेरा प्रोविडेंट फंड था। मैंने सबसे पहले तो प्रोविडेंट फंड निकाला। अच्छा। ठीक है। कुछ पैसा स्टॉक्स में था, वो मैंने छोड़ दिया कि भाई लेट इट मैच्योर व्हेन एवर इट विल मैच्योर। और जो स्टॉक्स में पैसा डाला था उन पे कुछ पे तो कॉन्फिडेंस था ही कि ये अच्छा करेंगे फ्यूचर में, उनको मैंने कहा ये निकालना नहीं है, और इतनी ज़रूरत भी नहीं थी उस पैसे की। जो प्रोविडेंट फंड वाला पैसा था, मैंने कहा ये मेरा इमरजेंसी फंड है। मैंने सारा प्रोविडेंट फंड निकाला अपना और जाके एफडी में डाल दिया कि इस पैसे को मैं कभी भी निकाल पाऊँ, मेरे पास कोई भी इमरजेंसी आती है तो। तब तक प्रोविडेंट फंड से निकाल के एफडी में क्यों डाला? प्रोविडेंट फंड नहीं, प्रोविडेंट फंड में लिक्विडिटी नहीं है ना। अच्छा। हाँ, अच्छा, आपको अच्छा, आपका वो एक्चुअली रिटायरमेंट फंड है एक तरीके से। अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। अगर मेरे को एकदम से चाहिए इमरजेंसी में पैसा तो वो मेरे को एकदम से नहीं मिलेगा। ओके। हाँ, और जॉब अगर आप छोड़ते हो तो इट्स अ गुड रीजन टू एग्जिट फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड। गॉट इट। हाँ, अदरवाइज आप आसानी से निकाल नहीं पाते हो प्रोविडेंट फंड का। आई थिंक ऑडियंस को भी बात पता होनी चाहिए। हाँ। ठीक है। तो वो पैसा मैंने निकाल के एफडी में डाल लिया। तो वो मेरे लिए लिक्विडिटी मनी था, नंबर 1। नंबर 2, मेरे रेगुलर खर्चे कैसे चलेंगे। रेगुलर खर्चे के लिए बड़ा सिंपल था डिसीजन। माय वाइफ वाज वर्किंग, शी इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उनकी इनकम थी, हमारे जितने भी ईएमआईज थे, जो भी घर के खर्चे वगैरह थे, हमने देखा कि ये आराम से मैनेज हो जाएंगे एक सिंगल सैलरी में भी। और अभी एक बच्चा भी है तो उसकी भी फीस वगैरह हम भर पाएंगे। तो जो भी हमारा एक हमने कैलकुलेशन करी कि 60-70 हज़ार रुपये हमें चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो शी वॉज अर्निंग मोर देन दैट, तो उतना हमारा हो जाएगा। तो बस ये डिसीजन ले लिया कि अब अगर रिस्क नहीं लिया तो कब लेंगे, दैट्स इट। तो ये एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का प्री रिक्विजिट है कि आपके पास एक बैकअप होना चाहिए ताकि आपके जो डेली एक्सपेंडिचर्स है उसका प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहे। हाँ, मैं तो समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आपने मान लीजिए बहुत ज़्यादा लोन ले लिए या आप क्रेडिट कार्ड्स पे खर्चा कर रहे हैं, इट विल कम टू यू। आप फ्री माइंड से काम नहीं कर पाएंगे। मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं फ्री माइंड से काम कर पाऊँ। मुझे एट द बैक ऑफ माइंड हर दिन ये ना लगा रहे कि यार अब ये पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा। वेरिएबल्स, मैंने एक चीज़ सीखी विवेक भाई कि वेरिएबल्स मिनिमाइज करने हैं। मैं पूरा इनिशियली अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में और आज भी अपने वेरिएबल्स ही मिनिमाइज करता रहता हूँ। सही है। हाँ, कि मेरे को यार कम से कम चीज़ों के बारे में सोचना पड़े डेली बेसिस पे। तो कोई अगर स्टॉक मार्केट में फुल टाइम उतरना चाहता है, जी, चाहे ट्रेडर चाहे इन्वेस्टर, फुल टाइम जी, तो उसको भी एक बेस अपना बना लेना चाहिए कैपिटल का। तो अगर एक फॉर्मूला मेरे को देना हो जी कि व्हाट शुड बी द कैपिटल, कि इतना कैपिटल होगा तब मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ये तो देखिए, आप एज एन इन्वेस्टर तो मैं बता सकता हूँ, एज अ ट्रेडर शायद आप ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। मैं आपको बल्कि इनफैक्ट इंकरेज करूँगा कि आप प्लीज़ बताइए। और एज एन इन्वेस्टर तो मैं बोलूँगा कि यार आप देखिए अपने कैपिटल से ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल से 12% का रिटर्न टारगेट कर सकते हैं। ओके, है ना, 12% का टारगेट। अब इसका मतलब कि आप कितना पैसा महीना का चाहते हैं, पहली बात तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको कितना मिनिमम चाहिए खर्चे के लिए। अगर मान लीजिए कोई कहता है मुझे 1 लाख रुपए चाहिए हर महीने, तो 1 लाख कितने पैसे का 12% होगा या 1% होगा पर मंथ चाहिए तो, है ना। तो 1 लाख का मतलब है कि आपको 12 लाख रुपए तो साल के चाहिए। ठीक है, 12 लाख के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए? 12% अगर निकालना है तो हाँ, कितना हो गया ये? आपको करीब 1 करोड़ चाहिए। 1 करोड़ रुपया चाहिए। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए का आपको कैपिटल चाहिए अगर आप इन्वेस्टिंग से फुल टाइम घुसना चाहते हैं तो। बाप रे बाप। हाँ, तो इसीलिए इन्वेस्टिंग शायद फुल टाइम आपको इनिशियली अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। बट आप 12% थोड़ा कंजर्वेटिव नहीं है आप? नहीं, मैं तो मानता हूँ कि आपको इतना ही टारगेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग एक अलग गेम है। इन्वेस्टिंग में अगर आप ओवरऑल, और मैं यहाँ पे ओवरऑल कह रहा हूँ क्योंकि आप कुछ पैसा कहीं हो सकता है रियल एस्टेट में डालें, कुछ पैसा आप गोल्ड में डालें, कुछ पैसा हो सकता है आप म्यूचुअल फंड्स में डाल दें, कुछ पैसा आप हो सकता है स्टॉक्स में डालें डायरेक्टली।
तो 12% इज अ फेयर नंबर। ओके, आप स्टॉक्स में बेशक ट्राई कर सकते हैं, 15 से 20% का टारगेट कर सकते हैं, आप इतना कमा सकते हैं, लेकिन आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो हो सकता है सारा स्टॉक्स में ना जाए। तो 12% आप बोल रहे हैं कि एकदम कंट्रोल्ड रिस्क है बिल्कुल कि इतना तो आना ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमको अगर वेल्थ क्रिएटिंग पाथ में जाना है बिल्कुल तो पहला स्टेज शुड बी कंट्रोल रिस्क में काम करना, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 करोड़ रुपए का कैपिटल होगा तब, अगर आपको फुल टाइम इन्वेस्टर बनना ये है। मैं तब बोल रहा हूं, अगर किसी को 1 लाख रुपए चाहिए हर महीने तो हो सकता है कि कोई 50,000 से भी कर ले। अगर उसका खर्चा 50,000 से चल सकता है, उसको 50,000 रुपए महीना ही चाहिए, तो उसके लिए हाफ हो जाती है कैपिटल, 50 लाख हो जाती है। अच्छा, किसी का ऑलरेडी कोई इनकम सोर्स है, जी सपोज का रेंट इनकम आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, जी और उसको पता है कि मेरा खर्चा उससे चल जाएगा, जी। तब तो बहुत इजी हो गया फिर डिसीजन लेना। हाँ बेशक, अगर उसके पास वो 50,000 की इनकम मान लीजिए ऑलरेडी है, तो वो बेशक इमीडिएटली डिसीजन ले सकता है। उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम तो फिर ऑलरेडी है उसके पास। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम का, कि मेरे में एक मेरा अप्रोच वैसा बन जाता है कि अब कौन जाएगा ऑफिस, छोड़ो ना, अपना ट्राई करते हैं, चाहे इन्वेस्टिंग करना है, चाहे ट्रेडिंग करना है, व्हाटएवर। तो इसके अंदर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। वो खुद का क्रिएटेड भी हो सकता है, या आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, बेशक कोई आपके पिताजी भी हो सकते हैं, बिल्कुल। हो सकता है वो फादर सेज दैट मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा 2 साल, तो तुम उसको टेंशन मत कर। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है, करेक्ट? हाँ मेरे ख्याल से अदरवाइज एंटरप्रेन्योरशिप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप। जो आप करना चाह रहे हो वो आप नहीं कर पाओगे, और बिलीव मी ये शायद बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। मैंने तो यही देखा है कि अगर आदमी कोई कुछ करना चाहता है और वो नहीं कर पाता है, शायद वही सबसे बड़ा सोर्स होता है ये डिप्रेशन, स्ट्रेस का। सही बात है। आपने देखा होगा मैंने ये बात को रिपीट की जी, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो आज का जो इन्वायरमेंट हो रखा है ना, उसमें सबको सब कुछ करने का इच्छा है, बट लोग अपना रियल असेसमेंट नहीं कर रहे कि मेरे पास अनगिनत मेल्स आते हैं कि 2 लाख 3 लाख कैपिटल है, तो मैं जॉब छोड़ दूं क्या, राइट, मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर लूं क्या? तो आपने पूछा ना मुझसे कि आप भी बताइएगा ट्रेडिंग करने के लिए। जी मैं तो बोलता हूँ 10 लाख के नीचे जी, अगर आपके पास डिस्पोजेबल कैपिटल नहीं है जी, तो आपको फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक दिस इज अ फेयर पॉइंट। क्योंकि 10 लाख खोने को होना चाहिए, खोएंगे नहीं आप। हाँ आप बेवकूफ तो नहीं है कि आप खो देंगे, बिल्कुल बट ऐसा होना चाहिए कि 10 लाख खोने के बाद आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। और ट्रेडिंग के अंदर में जनरली क्योंकि बेस छोटा होता है तो 50-60% साल का आदमी रिटर्न जनरेट करने का एस्पिरेशन रखता है, क्रिएट करेगा 30-35%, बिल्कुल, क्योंकि रिस्क हाई है, स्ट्रेस हाई है, तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन तो हाई होना ही चाहिए मेरा। पर इन्वेस्टिंग में अगर फुल टाइम जाना है तो कैपिटल शुड बी एटलीस्ट, जो आप बता रहे हैं 1 करोड़ रुपए का कैपिटल होना चाहिए, ठीक है? तो जब आपने चालू किया तो एक कैपिटल बेस होगा और आपने अपना बिजनेस जर्नी चालू किया, एंड डिड यू सक्सीड इन दैट बिजनेस? नहीं, वो जैसे मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे चैलेंज सबसे बड़ा वही आ रहा था कि मार्केटिंग हमें बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। ऑल्दो वी वर वेरी स्मॉल, वी वर प्रॉफिटेबल, कि भाई हमारे इतने खर्चे नहीं है, पर उसमें ये भी देखना है एंटरप्रेन्योर को कि मैं सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, है ना? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ी है। तो अगर आप बिल्कुल मेरे से पूछेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जब हमारी सैलरी जा ही नहीं रही दो को फाउंडर्स की, तो वो प्रॉफिटेबल ही था, लेकिन जब हम दोनों अपनी सैलरी निकाल पाए उसमें शायद लग जाते 4 साल लग जाते, 5 साल लग जाते। और सवाल ये भी था कि क्या ये उतना स्केलेबल बिजनेस है, क्या यही मुझे करना चाहिए? तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, ये सीखना ही पड़ेगा। अब मैं एस्केप नहीं कर सकता इसको। वर्ल्ड हैज कंप्लीटली चेंज्ड अपसाइड डाउन। जो हमें MBA में मार्केटिंग पढ़ाई जाती थी ना, वो पूरी चेंज हो चुकी है। वो पहले हम PPP मॉडल, 3P मॉडल पढ़ा करते थे, अब यहाँ पे बहुत कुछ नया आ गया है। ऐसा नहीं है, वो आज भी है एप्लीकेबल, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड ने इतनी सारी चीजें ड्रास्टिकली चेंज कर दी हैं। आप अपने कंज्यूमर से डायरेक्ट बात कर रहे हो आज, है ना? आप उसको डायरेक्टली जो कहना चाहते हो वो डायरेक्टली सोशल मीडिया के माध्यम से कह सकते हो। आप सर्च इंजन में अगर रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो लोगों का सीधा वैलिडेशन आता है कि हाँ अब ये शायद ब्रांड टॉप 5 में आ रही है, तो ये अच्छी ही ब्रांड होगी शायद। तो आपका माइंडसेट सडनली शिफ्ट हो जाता है। तो अगर किसी को बिजनेस चालू करना है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा जी, और बैरियर अब जो है वो काफ़ी कम हो गए। तो अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में रह के अपने आप को फ्लोरिश करवा सकते हैं, जैसे एसेट योगी इतना बड़ा ब्रांड बन गया। हाँ हाँ, वो सही है आपकी, पर बैरियर्स टू एंट्री क्योंकि कम है तो कंपटीशन भी बहुत बढ़ता है। वो भी बात सही है। बट एक तो एजम्पशन यही रहेगा ना कि आप तो कॉन्स्टेंटली अपने आप को इनोवेट कर रहे हैं। करेक्ट,
ये बिल्कुल, आप अगर अपने आप को इनोवेट करते रहें तो आई थिंक लोग आपको के साथ जुड़ना भी चाहते हैं फिर। राइट। जी, अब चलिए थोड़ा टेंजेंट चेंज करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सनल फाइनेंसेस। ओके तो अमाउंट पे नहीं जाऊंगा जी, बट सपोज आज की रेट में आपके पास में 100 रुपये है, जी। तो आप फेयरली बताइए कि कहाँ कहाँ कितना रुपये डाल रखे हैं। देखिए आज की डेट में मैंने आपसे इनफैक्ट डिस्कस भी किया है कि अभी हम एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो फिनटेक स्पेस में ही कर रहे हैं, आपसे नहीं कम्पीट करेंगे। अरे नहीं। ठीक है, तो अभी ज़्यादातर देखिए कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है, उसका अगर एक बेबी हो गया ना तैयार, तो उसमें सबसे ज़्यादा उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप अपने बच्चों में सबसे ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी वही है। तो मेरा मैक्सिमम पैसा तो अभी प्रोडक्ट बनाने में जा रहा है, नंबर 1। फिर मैंने पैसा अपने एक तरीके से अपने लिए एक सफिशिएंट किटी बना रखी है कि यार मेरे को कुछ ना कुछ इनकम आती रहे हर महीने। कि अभी हम रिस्क लेते हैं बिजनेस के अंदर, तो हम उस रिस्क को डाइवर्सिफाई भी करें। तो मेरी रेंटल इनकम है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन करने में अपना कुछ पैसा लगाया, सो विच वाज आल्सो सिग्निफिकेंट अमाउंट। देन सम पोर्शन इन स्टॉक्स राइट नाउ, ओके एंड सम पोर्शन इन स्टार्टअप्स आल्सो। ओके। तो हालांकि मेरा मेजर पोर्शन आज भी इक्विटी में ही लगा है। अगर आप मेरे से पूछेंगे मैंने पिछले साल में जितना भी पैसा कमाया, तो उसमें से आप मान के चलिए 80% इक्विटी में ही लगा हुआ है, बट इन डिफरेंट स्टाइल्स। कुछ मेरे अपने बिजनेस में लगा है, कुछ स्टार्टअप्स में लगा है, और कुछ स्टॉक्स में लगा है। बाकी का जो मेरा पैसा है वो रियल एस्टेट में लगा है। तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास को आपने एकदम डिकोड कर रखा है, और सबसे इम्पोर्टेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है खुद का बिजनेस। हाँ, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। क्योंकि जब हम स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं तो हम किसी और में बिलीव कर रहे हैं, और यहाँ अपने आप में बिलीव तो शायद हर आदमी करता है सबसे पहले। वो तो है। तो अपने ऊपर ही पैसा लगाया है अभी तो। करेक्ट है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कब आपका अनाउंसमेंट आता है और मैं देख पाऊँ वो अमेजिंग प्रोडक्ट। नहीं, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत सेट कीजिए कि लोग इतने ज़्यादा पहले से एक्सपेक्टेशन सेट कर लें। चाहे वो नीश प्रोडक्ट बने, बट कोशिश यही रहेगी कि हम बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाएँ लोगों के लिए। मास एडॉप्शन होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, बट वैल्यू ऐड करने की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कोशिश है। आई एम 100% श्योर आप करेंगे ऐड। राइट। अच्छा, थोड़ा ना स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा बहुत लिस्टेड इक्विटी में डाल रखे हैं पैसा, तो मैंने आपके कई वीडियोस देखा है जिसके अंदर में आप इन्वेस्टिंग पे ही फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। जी। अब मेरा उसमें एक मान्यता है, इफ़ यू अलाउ मी टू, कि आजकल डिस्ट्रप्शन इतना हो गया है जी कि पता ही नहीं लगता है कि ये बिजनेस मॉडल फ्यूचर में रहेगा कि नहीं रहेगा। जी बेशक। तो जब आप पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं अपना, आपने एक सर्टेन स्टॉक्स ले रखा होगा, तो आप एसेट एलोकेशन कैसे करते हैं फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव? कि सेक्टर वाइज जाते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक जाते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं? हाँ, देखिए एक्चुअली ये 2 तरीके हैं वैसे फंडामेंटल एनालिसिस करने के। आप टॉप डाउन अप्रोच में जा सकते हैं, बॉटम अप अप्रोच में जा सकते हैं, बट मैं बॉटम अप अप्रोच को बेटर मानता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा फाइनेंशियली साउंड होता है। आप मिस आउट नहीं करते हो अपॉर्चुनिटीज़ को। टॉप टू डाउन में आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस भी कर सकते हो, क्योंकि आपने कहा कि यार ये सेक्टर शायद उतना अच्छा नहीं करेगा, तो आप बहुत अच्छे प्लेयर को भी मिस आउट ही कर दोगे। तो अगर आपको कोई कंपनी अच्छी लग रही है, कुछ मेरे स्टॉक्स हमेशा वॉच लिस्ट में रहते ही हैं, है ना। मैं एक स्टॉक तो इनफैक्ट आपसे डिस्कस भी कर रहा था। तो अगर मेरे को लगता है कि यार एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, हाँ, वो स्टॉक मैं अपने आप को बोलता हूँ कि आई एम अ ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस इन्वेस्टर। अच्छा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को खाली हमेशा डिस्काउंट ही चाहिए, बट आई वॉन्ट अ रीजनेबल प्राइस। अगर मार्केट में इतना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन चल रहा है तो प्रॉबेबली आई विल नॉट इन्वेस्ट इन द बेस्ट ऑफ स्टॉक ऑल्सो। अगर वो रीजनेबल प्राइस आ जाता है, मेरे रेंज में आ जाता है, एक ठीक ठाक सा पी लग रहा है, भले ही थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ रहा है, बट मैंने ये देखा है कि अगर इतने हाई प्रीमियम्स होते हैं ना, उनके करेक्शन पक्का होने वाले हैं। बहुत हेवी प्रीमियम्स होते हैं। अब मार्केट में देख रहा हूँ 2004-05 से तो मैं फॉलो कर ही रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि जब आपका को लग रहा है ना कि यार ये मार्केट, हर बंदा बोल रहा है कि यार अब ओवर हीटेड हो गई, तो एक्चुअली वो ओवर हीटेड ही है ना। तो क्यों डालना है, थोड़ा सा हम रुक के डाल लेंगे, ऐसी क्या जल्दबाजी है। और क्या यही तरीका रह गया हमारे पास पैसा कमाने का? ये नहीं है। सो आई फील आई एम अ ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस इन्वेस्टर, नंबर 1। नंबर 2, फिर हाँ, मैं थोड़ा बहुत सेक्टर्स भी देखता हूँ कि मैं किन सेक्टर्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस सेक्टर में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मेरा एलोकेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। फिर कंजम्पशन की अगर साइकिल मुझे अच्छी लग रही है, अब ऐसा नहीं है कि कंजम्पशन स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ओवररेटेड हो गए हैं तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा।
अगर रीजनेबल प्राइस आया तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। और कंजम्पशन में भी क्या स्टोरी मेरे को बेटर लग रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कंजम्पशन स्टोरी बेटर होने वाली है आने वाले टाइम में, तो मैं शायद उस तरीके के स्टॉक्स उठाऊंगा। तो ऑब्वियसली इस तरीके से मेरा एलोकेशन जाता है, और जहां मैं कंफर्टेबल ज़्यादा होता हूँ वहां ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ। So direct equity versus mutual fund. You have been doing mutual fund from long time. म्यूचुअल फंड नहीं, मैंने लास्ट म्यूचुअल फंड शायद बाई करा होगा 2015-16 में। ओह, आपने SIP कंटिन्यू नहीं किया? नहीं, अब मेरा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, अब मैं डायरेक्टली स्टॉक्स Direct में इन्वेस्ट stocks करता में? हूँ जी। चले तो फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने वाला है। जी। तो ये ट्रांजिशन क्यों? ये ट्रांजिशन बिकॉज ऑफ द कंट्रोल। आप देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर एक इनहेरेंट प्रॉब्लम भी है। म्यूचुअल फंड को पैसा इन्वेस्ट करना ही है, जैसी मर्जी मार्केट हो, दे कैन ओनली होल्ड 10% कैश। मैं अपना 100% पैसा भी निकाल सकता हूँ जब मुझे लग रहा है कि मार्केट्स आर ओवरहीटेड, और मैंने पास्ट में ऐसा किया भी है कि अब यार लग नहीं रहा है कि इतना ज़्यादा वैल्यूएशंस हो गए हैं, लेट मी एग्जिट, ठीक है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कोविड के पहले 100% एग्जिट कर दिया था। अच्छा जी, वाह, ठीक है। अब ये लोगों को लगेगा कि वो आपको कैसे पता चल गया कि ये हाई थी, बिल्कुल हाई पे पहुंच गई है मार्केट। तो पता नहीं, गट फील था, वो मुझे नहीं पता था हाई है, बट आई वाज नॉट कंफर्टेबल समहाउ। बात ये नहीं था कि मैं कह रहा हूँ कि हाई है मार्केट, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हो रहा था उन वैल्यूएशंस के साथ, या जो मार्केट में अनसर्टेनिटी आ रही है। ये तो बड़ा, मतलब ये गट कैसे डेवलप करे कोई? नहीं, ये मुझे नहीं पता, इसका डेवलपमेंट की कोई साइंस है मुझे नहीं पता। कहीं इसी के अराउंड तो नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा आपका? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब ये तो हम कहें कि टाइमिंग द मार्केट का कोई प्रोडक्ट हो सकता है। हाँ, क्या? करेक्ट। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, और वो भी शायद मैं कहूँगा किस्मत ही ठीक थी। ओके, ठीक है। फिर हाँ, एक और बात इनफैक्ट मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन भी हो गई कोविड के टाइम पे, तो भी मुझे लगा कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, बट स्टिल आई डिड नॉट इन्वेस्ट। और उस टाइम पे मुझे लगा कि आज हमारे शायद बिजनेस को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। अच्छा। तो एवरी टाइम यू इवैल्यूएट कि आज पैसा मुझे कहाँ ज़्यादा डालना चाहिए, तो तब हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि दैट वी विल इन्वेस्ट मोर इन द बिजनेस। करेक्ट जी। चलिए, लेट्स गो बैक टू कंटेंट नाउ। जी। सो अभी तक जो हुआ कंटेंट का, जो मुझे आपसे बात करे समझ में आया कि थिंग्स हैव इवॉल्व, अपने आप भी इवॉल्व किया है जी। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आ रही थी वैसे वैसे यू आर टेकिंग द अपॉर्चुनिटी। राइट। कोई ऐसा नहीं था कि कोई गेम प्लान बनाया था कि 2 साल बाद मैं ये करूंगा और उसके हिसाब से कंटेंट का पूरा इकोसिस्टम बिल्ड किया? नहीं। पर अगर मुझे अटेम्प्ट करना है ये कि आने वाला 2 साल में ये पूरा कंटेंट इंडस्ट्री, हाउ इज इट गोइंग टू इवॉल्व, इस पे कोई थॉट है? मैं आपको बताऊं, जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो मैं क्या करना चाहता था, एसिड योगी पे मैं कैसे कंटेंट डाल रहा था, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैंने क्या किया कि यार रियल एस्टेट पे कोई कंटेंट नहीं बना रहा है, हाँ। तो चलो मैं रियल एस्टेट पे कंटेंट बनाता हूँ, मैं कंफर्टेबल भी हूँ, काफ़ी वैल्यू ऐड मैं लोगों को कर पाऊंगा। नाम हमने ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी योगी रख दिया या रियल एस्टेट योगी रख दिया, दिमाग में हमेशा ये था कि अगर कुछ कर पाए तो हम सारे एसेट्स अल्टीमेटली कवर करेंगे। लेकिन वेयर टू स्टार्ट, कि रियल एस्टेट में मैंने उठाए सीधे A to Z टर्मिनोलॉजी, और ए से बनाना शुरू कर दिया कंटेंट। अच्छा। कि यार भाई इन्वेस्टोपीडिया एक पूरा विकिपीडिया काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है फाइनेंस के लिए, करेक्ट। तो क्यों नहीं हम उसको वीडियो फॉर्म में बनाएं। सही है। तो मैंने ए से शुरू कर दिया। आप देखेंगे मेरा पहला वीडियो था एकर पे, व्हाट इज एन एकर। तो वहां से मैंने ऐसे शुरुआत करी कि यार साइंटिफिकली चलते हैं थोड़ा सा। लेकिन ऑब्वियसली यूट्यूब ऐसे काम नहीं करता है। यूट्यूब इज नॉट गूगल, वो एक रिकमेंडेशन इंजन है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इंजन है। इंस्टाग्राम इज ऑल्सो नॉट अ सर्च इंजन, ठीक है, अब वो भी एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इंजन है। तो ये बात मुझे बहुत लेट समझ में आई। फिर मुझे पता लगा कि यार लोग काफ़ी कमेंट करते हैं, तो मुझे लोगों की बात सुननी पड़ेगी कि वो क्या कह रहे हैं। फिर वो जो इनिशियली 30-40 वीडियो बना दिए थे वो तो हो गए पोस्ट। फिर हमने सीधा सुनना शुरू किया ऑडियंस की कि अब वो क्या चाहते हैं, वो क्या ऑडियंस, मतलब अगर उनको चाहिए कि भाई बैंकिंग के बारे में चाहिए कंटेंट, इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट, जो बोलते गए ऑडियंस वो हम बनाते गए। अब बात करें अगर फ्यूचर की, ये तो पास्ट था। जब मैं पास्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पाया अच्छे से तो मैं फ्यूचर कैसे अच्छे से प्रेडिक्ट करूंगा। लेकिन मैं खुद क्या सोचता हूँ अब कंटेंट के बारे में, हम क्या करना चाहते हैं उसके बारे में मैं ज़रूर बात कर सकता हूँ। पहला तो एक थीम मुझे समझ में आता है कि आजकल शॉर्ट्स कंटेंट चल रहा है, लेकिन हम जिस फील्ड में हैं शायद उतना रेलेवेंट नहीं है, मैं तो ऐसा समझता हूँ। क्योंकि लोगों का ऑल्दो अटेंशन स्पैन कम हो गया है, मगर एजुकेशन आई थिंक 1 मिनट में नहीं हो सकती। आपका क्या मानना है? एंटरटेनमेंट हो सकता है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, या मे बी आप कुछ लोगों की क्यूरियोसिटी जगा सकते हैं। हाँ सही है ना, कि
अगर मैंने 35-40 सेकंड का एक कंटेंट बना दिया तो लोग शायद क्यूरियस हो गए कि जानने के लिए ज़्यादा, तो मैं उसको बस अभी शॉर्ट्स कंटेंट को सिर्फ इसीलिए देखता हूँ कि क्या मैं क्यूरियोसिटी भी जगा दूँ लोगों की। बस मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ, यूट्यूब क्या करेगा, इंस्टाग्राम क्या करेगा, वो तो वही जाने। कभी भी कोई अटेम्प्ट नहीं किया आपने डिकोड करने का कि इनका एल्गोरिथम करना क्या चाहता है? एल्गोरिथम में तो आई थिंक बहुत लोग स्ट्रगल भी करते हैं और हर कंटेंट क्रिएटर ही करता है, वो समझना चाहता है वी आर एट द मर्सी ऑफ एन एल्गोरिथम, है ना, कि अब भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी के 2 मिलियन 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो सबके पास वो कंटेंट नहीं पहुंच रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है। आई थिंक यूट्यूब शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। मैंने इनफैक्ट यूट्यूब वाले लोगों को 1-2 बार ये बोला भी है, अगर वो उनमें से कोई वीडियो देख रहा है तो ध्यान से सुनना चाहिए कि कंटेंट क्रिएटर्स क्या बोलते हैं। क्योंकि किसी ने, देखिए एक बड़ी सिंपल सी आपको मैं लॉजिक बताता हूँ, अगर किसी ने किसी को सब्सक्राइब किया है तो एक बंदा कहता है सब्सक्राइब, फिर बेल आइकन, फिर ऑल पे क्लिक करिए। कितनी रिडंडेंसी है। जब किसी ने सब्सक्राइब किया है तो भाई वो सुनने के लिए ही किया है, तो ये 3 बटन क्यों? व्हाई नॉट 1? दैट इज गुड वैलिडेशन इनफ दैट समबडी वांट्स टू लिसन टू समबडी, राइट? तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, मुझे ये कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सा तो है हिचकिचाव। बट यू आर अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर, तो आई थिंक हर कॉम्प्लेक्सिटी से अपॉर्चुनिटीज यू कैन इजीली गेट आउट ऑफ इट। तो अब तो आप कर ही रहे हैं बहुत अच्छा, और आप देखेंगे, अब पता नहीं अच्छा कितना करेंगे, बट एफर्ट है हमारे हाथ में। नहीं वो तो है ही, दिख ही रहा है, आपका एफर्ट दिख रहा है। सो दैट्स व्हाई आई से दैट देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर जेन्युइनली डूइंग गुड वर्क एंड नॉट जस्ट प्रमोटिंग अदर थिंग्स फॉर द सेक ऑफ प्रमोटिंग। यू आर ये अच्छा, बड़ा आपने पॉइंट काफ़ी अच्छा उठाया विवेक भाई कि प्रमोशंस में पैसा लोगों को अच्छा मिलता है और बहुत मुश्किल होता है। मैं मानता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर के लिए भी पैसा मना करना वेरी डिफिकल्ट टू लीव मनी ऑन द टेबल, और हमारे लिए भी बहुत मुश्किल रहा है, पर यकीन मानिए कि सही में हम नहीं करते हैं स्पॉन्सर्ड कंटेंट इतना इजीली। किया है थोड़ा बहुत, जो बहुत ही ज़्यादा लगता है कि यार ये मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, अब मुझे बात करने में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप शायद कंपेयर करके देखिए, हमने शायद ही सबसे कम प्रमोशंस करे होंगे, मे बी आपके बाद। आप तो खैर अपना खुद का प्रोडक्ट चलाते हैं, तो आपके लिए ऑलरेडी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, हमें कुछ तो अर्न करना है। नहीं सही है। तो इनफैक्ट ये एक पॉइंट था कि काफ़ी नए लोग कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, ये एक अपने आप में ऑक्यूपेशन आ गया, बट दे हैव नॉट सीन द डार्क साइड ऑफ कंटेंट क्रिएटिंग इंडस्ट्री। तो थोड़ा उसके बारे में हाईलाइट कीजिए ना, दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर वन हैज़ टू गो थ्रू। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर का पहला तो प्रेशर यह आ जाता है कि उसको कुछ ना कुछ अर्न करना है टू सस्टेन। अगर वो एक एडिटर को भी कुछ पैसे दे रहा है, कुछ ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए भी पैसा दे रहा है, कुछ ग्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है, कुछ इक्विपमेंट में पैसा खर्च कर रहा है, तो उसका प्रेशर है कि उसको कुछ ना कुछ अर्न करना है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर ये समझे कि क्रेडिबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्यूज़। व्यूज़ आ जाएंगे, चले जाएंगे, क्रेडिबिलिटी चली गई, नहीं आएगी, है ना। तो अगर आप सही में किसी प्रोडक्ट में बिलीव है आपका, तब आप उसके बारे में बात करो। लेकिन अगर यही प्रेशर है कि नहीं मुझे अर्न ही करना है, तो शायद नहीं करना चाहिए। ये मेरा बिलीफ है, हर किसी का अलग हो सकता है। हाँ, बट आज लेट मी हैव अ डिस्क्लेमर, ये कंटेंट इंडस्ट्री जो अब इवॉल्व हुई है ना जी, इसमें आई थिंक द रियल ड्राइवर इज द ग्लैमर एंड द मनी बिहाइंड इट। क्योंकि आई मीन द वे न्यू जनरेशन इज कमिंग इनटू दिस रिलेंटलेसली कि कुछ भी प्रोडक्ट बस बोलना है, बात करना है, फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट है जी। तो पीपल हैव नॉट सीन द डार्क साइड की वो जो दैट हसल ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट एवरी मोमेंट एवरी टाइम। बिल्कुल, इट एक्चुअली वो आई थिंक मेरे ख्याल से तभी आ सकता है कि जब आपको लगे कि यार ये मेरे लिए ना एक काम नहीं है, ये मेरे लिए एक मज़ा है। हाँ, आपको मैं बताता हूँ कि हमने मोनेटाइजेशन शुरू भी नहीं किया था 1 साल तक। अच्छा, 2017 में चैनल शुरू किया, 2018 में हमने मोनेटाइजेशन ऑन किया है। तो कितने वीडियोस बना दिए होंगे मैंने 1 साल में? 300 वीडियोस बना दिए थे। 300 वीडियोस बनाना टेक्स अ लॉट ऑफ हसल। इंडेड। हाँ, तो बात यही है कि क्या आप फ्री में भी वो काम कर सकते हो? कर तो सकते हो, लेकिन बस वही है कि आपको करना है कि नहीं करना है, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन वेदर यू हैव अल्टरनेटिव इनकम सोर्स और नॉट। बेशक, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएटर अपनी जगह गलत है, मगर एक चीज़ का सवाल का जवाब उसे ज़रूर देना चाहिए कि क्या मेरी क्रेडिबिलिटी भी लाइन पे आ रही है।
फाइनली दैट इज ऑल्सो एन एसेट इंटेंजिबल विच एब्सोल्युटली आई थिंक लॉन्ग टर्म में तो क्रेडिबिलिटी मैटर्स मोर. ट्रू. ग्रेट. सो आज है ना ऐसा बात आपने देखा, हम कोई ना एक स्ट्रीम पे बात नहीं किया जी. हमने ना, अलग अलग टेंजेंट पे बस ऐसे ऐसे जैसे भाई लोग बात करते हैं ना वैसे हाँ, I think casual हम यही conversation- कॉन्वर्सेशन रूम में भी कर रहे थे हाँ. और यही कैमरा के सामने भी हो रही है और इससे अलग कुछ है नहीं. बहुत मजा आया आपसे बात करके. एंड यू जस्ट कीप ऑन डूइंग द ग्रेट वर्क यू आर डूइंग. आई एम वेरी एक्साइटेड दैट यू विल बी लॉन्चिंग सम प्रोडक्ट इन फ्यूचर. मैं एक्सपेक्टेशन कम रख लेता हूँ बट एक्साइटमेंट तो ऊपर रहने दीजिए, एक्सपेक्टेशन को कम कर देता हूँ. बेशक. बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर वर्क फ्रॉम यू. कीप ऑन डूइंग दिस वर्क. थैंक यू विवेक भाई. और आपके चैनल पे आके अच्छा भी बहुत लगा और ज़रूर करेंगे, और भी वीडियोस करेंगे, साथ में करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू दोस्तों. आई होप यू एंजॉयड दिस कॉन्वर्जेशन. और आइडिया यही है कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ देने के लिए है. अगर हम पेशेंटली सुने, इंस्पायर होएं और कुछ एक छोटी सी बात भी अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लेना तो डेफिनेटली हमारे लाइफ को एक स्नोबॉल इम्पैक्ट मिलता है. मतलब छोटी बातों से हम एक्चुअली बड़े बन जाते हैं. तो एसेट योगी हैज़ डन सो वेल. फॉलो ही चैनल, सुनिए वो क्या बोल रहे हैं. मैं 100% श्योर हूँ कि लोग आपको कर ही रहेंगे मेरे लर्नर, बिकॉज दे आर फर्स्ट योर लर्नर्स एंड देन दे प्रॉब्ली केम टू मी. बट कुछ लोग जो नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ इनका कंटेंट देखना ज़रूरी है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू.